हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू वाई स्कूल एंड एडू स्क्वायर। मेरा नाम है तेजप्रीत सिंह और आज हम बात करने वाले हैं यूपी की नीट यूजी यानी कि एमबीबीएस की काउंसलिंग एडमिशन्स को लेकर के। तो जैसे कि हम लोग अपने लाइव सेशंस पे भी बात करते रहे हैं और आप लोगों को अब पता है कि यूपी इज़ एन ओपन स्टेट। ओपन स्टेट का क्या मतलब होता है? ओपन स्टेट का मतलब है कि जो यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें जो है वो सीट्स सिर्फ यूपी के बच्चों के लिए रिजर्व नहीं है जिनका यूपी का रेजिडेंस या डोमिसाइल है। इन दोज पर्टिकुलर कॉलेजेस, इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश, जो स्टूडेंट्स, ऑल दो स्टूडेंट्स हु डोंट बिलोंग टू यूपी, जो स्टूडेंट्स यूपी को नहीं बिलोंग करते, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो इसी को लेके हम जो है वो ये वाला वीडियो है जो हम शेयर करने वाले हैं आपसे। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे तो दो वेबसाइट्स मेंशन की गई हैं, दो लिंक्स हैं जो टॉप पे मेंशन की गए हैं, हम वीडियो के नीचे भी डाल देंगे। फर्स्ट है ऑफिशियल वेबसाइट। सो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? updgme.in, और उसमें काउंसलिंग का लिंक है सेकंड, राइट। सो ये दोनों लिंक हैं। अभी हम देखते भी हैं इसको खोल के। जब आप इसको ओपन करते हैं तो वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ कॉलेजेस भी आ जाती है। तो ये मैंने फर्स्ट पेज पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जो यूपी के, देयर आर 24 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस। इसमें सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस चुने गए हैं, डेंटल कॉलेजेस नहीं चुने गए हैं। सो उनकी लिस्ट है। आप लोग अगर देखना चाहें तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है। देयर आर 48 गवर्नमेंट कॉलेजेस, ठीक है। तो हम अगर इसको क्लिक करेंगे, इस लिंक को, जब हम इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? हम लोग पहुँच जाएंगे इस वेबसाइट पे updgme.in पे। ये काउंसलिंग का लिंक है। आप अगर लेफ़्ट साइड पे देखो तो ये काउंसलिंग शेड्यूल मेंशन किया गया है, काउंसलिंग शेड्यूल एज पर, राइट। और जब आप यहाँ पे आ जाते हो काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट पे, तो लेफ़्ट साइड पे जब आप देख रहे हो येलो कलर में, तो होम के नीचे अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, यहीं पे लास्ट में आप देख सकते हो कि काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट है। काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट अगर आप उसको क्लिक करते हो तो इस तरह से एक पेज खुल जाता है। यहाँ पे जो टॉप 3 लिंक्स हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ नीट यूजी एज पर नीट ब्रोशर, सेकंड जनरल इंस्ट्रक्शंस, और थर्ड नीट यूजी 2020 गवर्नमेंट ऑर्डर, इन तीनों को हम डिस्कस करने वाले हैं। जो ये टॉप के 3 सीरियल नंबर 1 2 3 है इसको, राइट। और ये कहाँ पे मिलेगा आपको? यहाँ पे ये काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट जो है यहाँ पे है, आप जैसे कि देख सकते हो, राइट। और जो मैं कॉलेजेस दिखा रहा था वो यहीं पे आप जैसे देखो, टॉप से 1 2 3 4 5th जो टैब है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, अगर आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट निकल के आ जाएगी जो कि 48 हैं, जैसे कि हमने देखे थे ऑलरेडी। और यहीं पे अगर आप प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस को क्लिक करोगे तो क्या होगा? प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट ओपन हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो 24 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, राइट। तो ये था वेबसाइट पे हमें कहाँ पे काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट में हमें मिलेगी। और ये अभी 3 लिंक्स आए हैं, राइट। ये लिंक्स क्या कहते हैं हम दोनों को एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। सो जो फर्स्ट लिंक है, जब आप उसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये एक पर्टिकुलर पेज ओपन हो जाता है, राइट। तो इसमें मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हाईलाइट किए हुए हैं, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा अबाउट 11 पेजेस का डॉक्यूमेंट है और उसके बाद देयर इज़ अनदर डॉक्यूमेंट। तो हम क्विकली इसको देख लेते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से क्या है कि जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई किया है, जिन बच्चों ने नीट क्वालिफाई कर लिया है, उनका जो है वो पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। 5 नवंबर से जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है, राइट। और इसके आगे हम देखते हैं जिन स्टूडेंट्स ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यानी कि 10th 11th 12th यूपी के बाहर से की है, लेकिन बेसिकली यूपी के निवासी हैं, बेसिकली रीजन के निवासी हैं, वो लोग जो हैं वो अलॉन्ग विद देयर प्रमाण पत्र यानी कि डॉक्यूमेंट जो उनका रेजिडेंस डोमिसाइल का प्रूफ है उसके साथ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। और जिन बच्चों ने +1 +2 की है ना, ये जो येलो में हाईलाइट किया हुआ है, ये कहते हैं कि जिन बच्चों ने +1 +2 की है उनको कोई भी डोमिसाइल का अलग से प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, राइट।
इसके आगे अगर हम चले यहाँ पे देखें तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है upneet.gov.in। यहाँ पर जो है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी कल से upneet.gov.in। और जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो 2000 रुपीज़ है। काउंसलिंग के जो चार्जेस हैं वो 2000 रुपीज़ हैं जो आप लोगों ने पे करने हैं। आप कैसे कैसे पे कर सकते हो? ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से, इनमें से किसी भी मेथड से आप लोग जो है वो इस फीस को पे कर सकते हो। क्लियर है? और जिन बच्चों की कोई रिजर्वेशन है तो जाति का जो प्रमाण पत्र है, आपका जो प्रूफ है, वो 1 अप्रैल 2020 के बाद का ही होना चाहिए। 1 अप्रैल 2020 के बाद का। तो अगर किसी बच्चे का जो प्रूफ है, जाति का जो प्रूफ है वो पुराना बना हुआ है, आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। आपको क्या करवाना पड़ेगा? आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, आपको नया इशू करवाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये है फर्स्ट पेज पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हम पूरा का पूरा डिस्कस नहीं कर सकते, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हैं, वी विल ट्राई टू रिवर्ट बैक टू यू। राइट? सेकंड पेज पे देखें बच्चों, सेकंड पेज पे है एनेक्स्चर 1। इसमें क्या दे रखा है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन से ऐसे हॉस्पिटल हैं जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दे सकते हैं। राइट? तो ऐसे कुछ हॉस्पिटल्स की लिस्ट दी हुई है, और कैसा सर्टिफिकेट बनाना है डिसेबिलिटी का, उसका फॉर्मेट नेक्स्ट पेज पे मेंशन्ड है, यहाँ पे मेंशन्ड है बच्चों। राइट? इसके आगे जो है वो एक लेटर है जो इशू किया गया है। राइट? तो ये लेटर में हमारे लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको स्किप कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट जो है, इन्होंने ये लेटर में बेसिकली क्या किया गया है, इन्होंने जो यूपी का डोमिसाइल है, जो यूपी का डोमिसाइल है उसके बारे में डिटेल्स दे रखी है कि किस किस बच्चे का डोमिसाइल बन जाता है, कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके बच्चे एलिजिबल हैं। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज जो हैं वो बताई गई हैं। ये सब कैटेगरीज में से, इनमें से किसी भी कंडीशन को अगर बच्चा सेटिस्फाई करता है तो उनकी एलिजिबिलिटी बन जाती है। और इसके आगे इसी के फॉर्मेट्स दे रखे हैं। आपकी जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट के साथ आपका डोमिसाइल प्रूफ होता है, अगर आपने +1 +2 नहीं की है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपके जो फॉर्मेट्स हैं, आपने जो प्रमाण पत्र बनाना है, जो आपने अपना प्रूफ बनाना है, वो किससे बनना है और उसमें क्या लिखवाया जाना है, इस सब की इंफॉर्मेशन दी गई है। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा जो फर्स्ट लिंक है उसको लेकर के। अब हम चलते हैं सेकंड लिंक पे, जो जिसमें ज़्यादा डिटेल में मेंशन किया और जिस पे हम थोड़ा सा ज़्यादा समय लगाने वाले हैं। राइट? तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे। ये है नेक्स्ट डॉक्यूमेंट। ठीक है? तो इसमें जो है उन्होंने बताया है, क्या बताया है? सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं। राइट? ये सेकंड पेज पे है। ये 16 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, पिछला डॉक्यूमेंट 11 पेजेस का था, दिस इज 16 पेजेस डॉक्यूमेंट। तो सेकंड पेज पे पॉइंट नंबर 3 है एलिजिबिलिटी, जैसे कि आप देख सकते हो। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चों का नीट यूजी 2020 अटेम्प्ट होना चाहिए, आपने भाग लिया होना चाहिए। सेकंड, आपने जो हमने अभी वेबसाइट डिस्कस की थी upneet.gov.in, वहाँ पे पंजीकरण आपने करवाना है 5th के बाद, जो ओपन होने वाला है, जो कल से एक्सपेक्टेड है। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन आपकी हो रखी होनी चाहिए। जो राजकीय कॉलेजेस हैं, राजकीय यानी कि जो स्टेट के कॉलेजेस हैं, जो आपका स्टेट के कॉलेजेस हैं, उनमें क्या होने वाला है, स्टेट कॉलेजेस के लिए जो है वो निवासी होना आवश्यक है। यानी कि आपकी स्टेट की जो एलिजिबिलिटी है, स्टेट का जो डोमिसाइल है, वो प्रूव होना चाहिए। स्टेट की जो 85% सीट्स होती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की, 15% ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं, जो 85% सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए, उनमें सीट लेने के लिए आपका उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। राइट? अगर आपने, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, अगर आपने +1 +2 10th 11th 12th जो क्लासेस हैं आपकी, अगर आपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या 12th या दोनों परीक्षाएं अगर आपने यूपी से दी हैं, तो आपको डोमिसाइल का प्रूफ देना आवश्यक नहीं है। तो आपके लिए कंपलसरी नहीं है, वही आपका प्रूफ माना जाएगा। राइट? सेकंड बात हो रही है नेक्स्ट पैराग्राफ में प्राइवेट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की। ठीक है? तो प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में क्या बताया जाता है कि निजी क्षेत्र के, यानी कि प्राइवेट जो मेडिकल डेंटल कॉलेजेस हैं, उनके प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना
या हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तर करना अनिवार्य नहीं होगा, नहीं होगा। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, जरूरी नहीं है। इसीलिए क्या है, इसीलिए यूपी क्या है, यूपी ओपन स्टेट है। यूपी कौन सी स्टेट है, यूपी इज एन ओपन स्टेट बिकॉज इट इज नॉट कंपल्सरी, बिकॉज ये कंपल्सरी नहीं है, राइट। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी जो सीट्स हैं, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स, उनके लिए आपको यूपी का डोमिसाइल होना कंपल्सरी नहीं है एलिजिबिलिटी के लिए। क्लियर है बच्चों? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये थर्ड पेज है, इसमें थर्ड पेज में जो नीट का ब्रोशर है उसके हिसाब से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे 17 ईयर्स कंप्लीट एज हो जानी चाहिए बाय दिसंबर, एंड ऑफ दिसंबर, 31 दिसंबर 2020 तक, जिस साल आपने पेपर अटैम्प्ट किया है। 25 से कम आपकी एज होनी चाहिए, राइट। फिर ये कैटेगरी कोड्स मेंशन कर रखे हैं जो कि नीट के ब्रोशर में थे, आपने जो ऑलरेडी फिल कर रखे हैं। सो ये नीट के ब्रोशर से एज इट इज़ पेजेस उठा रखे हैं। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 पे हम आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, राइट। तो इसमें बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट, सो 10th 11th 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जो है वो स्टेट के कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो आपका डोमिसाइल होना चाहिए, या आपकी 10th 11th 12th जो 11th 12th क्लासेस हैं वो यूपी से होनी चाहिए, राइट। जो आपका, अगर आपकी कोई जाति है, पिछड़ा वर्ग है, फ्रीडम फाइटर है, स्वतंत्रता स्वामी, जो भी आपकी रिजर्व कैटेगरीज हैं, उनका जो आपका प्रूफ है वो होना चाहिए। और जैसे कि हमने पहले बात की थी, वो प्रूफ जो है 1 अप्रैल 2020 के बाद का होना चाहिए, राइट। फिर आपका जो है वो, अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके फॉर्मेट्स हमने इससे पिछले डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। अगर आप एनसीसी के हैं, अगर हम फ्रीडम फाइटर हैं, अगर युद्ध में शहीद हैं, उनके वार्ड्स हैं, उनके पुत्र पुत्रियां हैं, इन सब के लिए आपका जो भी डॉक्यूमेंट बनता है एज पर फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 7 पे पॉइंट नंबर 5 है, राइट। ये उन्होंने बताया कि जो रजिस्ट्रेशन करनी है उसकी क्या कॉस्ट है। तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी 2000 रुपीज़ है, और जो रिजर्व कैटेगरीज के बच्चे हैं उनकी 1000 रुपीज़ है आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस। इसको काउंसलिंग फ़ीस भी बोल दिया जाता है, इसको रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी बोल दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है सिक्योरिटी अमाउंट। तो कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको करवाना पड़ता है। जैसे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग में करवाने वाले थे 10,000 रुपीज़ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और 2 लाख रुपीज़ जो है वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के लिए। इसी तरह के यूपी में जब आपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो एक सिक्योरिटी अमाउंट है जो आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में राजकीय क्षेत्र यानी कि स्टेट कॉलेजेस के लिए कर रहे हैं तो ये अमाउंट 30,000 रुपीज़ है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कर रहे हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, तो ये 2 लाख रुपीज़ है। और अगर आप प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए कर रहे हैं तो ये 1 लाख रुपीज़ है, राइट। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 30,000 रुपीज़, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए 2 लाख रुपीज़, और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस के लिए 1 लाख रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, राइट। ये जो अमाउंट है, ये धनराशि सिक्योरिटी मनी के रूप में जो है वो चॉइस फिलिंग करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। तो जो ये सिक्योरिटी अमाउंट है, सिक्योरिटी अमाउंट आपने चॉइस फिलिंग से पहले बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, थ्रू बैंक ड्राफ्ट आपको डिपॉजिट कराना कंपलसरी होगा, अनिवार्य होगा। क्लियर है बच्चों? अगर आपको काउंसलिंग में कोई सीट नहीं मिलती तो ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये आपको वापस कर दिया जाएगा, ब्लू कलर में जो हाईलाइट कर रखा है। लेकिन अगर किसी बच्चे को सीट अलॉट हो जाती है और वो ज्वाइन नहीं करता तो फिर उसके ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है इसको डिडक्ट कर लिया जाएगा, इसको जब्त कर लिया जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो ये सिक्योरिटी अमाउंट के लेके कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसके बारे में आगे और डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 8 आ जाता है बच्चों, त्याग पत्र दिए जाने के संबंध में।
अगर आप लोग अपनी अलॉटेड सीट क्विट करना चाहते हैं तो उसके केस में क्या होगा, वो बात अब इस पॉइंट में डिस्कस की गई है, राइट। तो यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से क्या कहता है, यदि कोई अगर कोई भी स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग में, प्रथम काउंसलिंग में अगर उसको सीट मिल जाती है, राइट, अगर उसको सीट मिल जाती है और उसके बाद उसको ऑल इंडिया में, ऑल इंडिया की काउंसलिंग के थ्रू कोई और सीट मिल जाती है, जो ऑल इंडिया का सेकंड राउंड है वो स्टेट के फर्स्ट राउंड के बाद होने वाला है। तो अगर फर्स्ट राउंड में यूपी में आपको सीट मिल जाती है और सेकंड राउंड में ऑल इंडिया कोटा में आपको कोई सीट मिल जाती है, राइट, ध्यान से देखो, सिर्फ ऑल इंडिया कोटा में अगर आपको कोई और सीट मिलती है, राइट, और आप फर्स्ट काउंसलिंग की जो यूपी की सीट है उसको छोड़ना चाहते हो, उसके लिए त्याग पत्र देना चाहते हो, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा, आपको जो है, जो नेक्स्ट काउंसलिंग है, जो चॉइस नेक्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग है, द्वितीय चक्र की चॉइस फिलिंग, जो सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग है, उससे 2 दिन पहले, जो भी उसकी डेट होगी उससे 2 दिन पहले शाम को 4 बजे तक, सो 2 डेज, 2 दिन पहले, कब, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग, सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग से 2 दिन पहले, कितने बजे तक, शाम को 4 बजे तक, शाम को 4 बजे तक क्या कर सकते हो आप लोग, अपना सीट विड्रॉ कर सकते हो, आप अपना त्याग पत्र दे सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा कर देते हो तो क्या होगा कि जो आपने फीस जमा करवाई थी, जो आपने फर्स्ट राउंड के लिए फीस जमा करवाई थी, उसका 10% माइनस हो जाएगा। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए बात हो रही है, राजकीय क्षेत्र के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए 10% जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था वो माइनस हो जाएगा, और जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पूरा का पूरा आपको वापस कर दिया जाएगा, राइट। तो सिक्योरिटी अमाउंट आपने अलग देना है, कॉलेज की फीस आपने अलग देनी है। जो आपने कॉलेज की फीस पे कर रही होगी फर्स्ट राउंड की सीट एक्सेप्ट करने के लिए, वो आपको 10% कट करके बाकी की वापस कर दी जाएगी, और सिक्योरिटी अमाउंट पूरा वापस कर दिया जाएगा। ये सिर्फ उस केस में है बच्चों, अगर आपको ऑल इंडिया की जो सेंट्रल काउंसलिंग है, ऑल इंडिया काउंसलिंग के सेकंड राउंड में आपको सीट मिल जाती है और आप 2 दिन पहले सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग के शाम को 4 बजे तक आप लोग अपना विड्रॉल कर लेते हो, आप अपना त्याग पत्र दे देते हो। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आगे निजी क्षेत्र के यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस की अब बात होने लगी। अब किसकी बात हो रही है बच्चों, अब बात हो रही है प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेजेस में जो आपने अमाउंट डिपॉजिट कराया था उसमें भी 10% अमाउंट माइनस होएगा, और सिक्योरिटी मनी पूरी की पूरी आपको वापस हो जाएगी, राइट। प्राइवेट कॉलेजेस में भी ऐसा ही होगा। क्या होगा कि आपका 10% जैसे कि गवर्नमेंट में रहा था वो डिडक्ट होएगा, 90% वापस हो जाएगा, और सिक्योरिटी मनी पूरी की पूरी आपको वापस कर दी जाएगी। ठीक है, ये तभी है अगर आपको ऑल इंडिया में मिलता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनका निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में फर्स्ट राउंड में सीट आ गई थी और उन्होंने ऑल इंडिया या अन्य काउंसलिंग के साथ कोई सीट नहीं ली, राइट, उन्होंने ऑल इंडिया की काउंसलिंग से या किसी और स्टेट की काउंसलिंग से सीट नहीं ली, राइट, लेकिन वो 2 दिन पहले तक, शाम को 4 बजे से पहले तक अपनी सीट विड्रॉ कर देते हैं। तो उस केस में क्या होगा, यानी कि कई बार हो सकता है बच्चा ड्रॉप करने की सोच दे, या बच्चा सोचे कि जी मैं इतनी फीस ही नहीं पे कर सकता, मैं कहीं और कुछ और कर लेता हूँ। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा, 50% अमाउंट आपका माइनस हो जाएगा। 50% अमाउंट आपका जो फीस का दिया होगा वो आपका माइनस हो जाएगा, और बाकी का जो अमाउंट है वो आपको वापस कर दिया जाएगा अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी अमाउंट। ठीक है, तो जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो पूरा दिया जाएगा और बाकी के 50% माइनस कर दिया जाएगा। तब अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में सीट फर्स्ट राउंड में ले चुके थे और सेकेंड राउंड में आपको ना ही ऑल इंडिया में कुछ मिला ना ही किसी और स्टेट में कुछ मिला, राइट, सो ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट करने वाली बात है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। ये सिक्योरिटी अमाउंट की बात होगी और विड्रॉल की बात होगी। हम आ गए हैं पेज नंबर 9 पे।
आगे चलते हैं, पेज नंबर 10 पे कोई इतनी खास चीज़ नहीं है डिस्कस करने वाली, सिमिलरली 11 पे भी नहीं है। इन्होंने यहाँ पे बता रखा है कि क्या क्या रिजर्वेशंस हैं जो ऑल इंडिया के हिसाब से। नेक्स्ट पेज में भी ऐसे ही है। इसके बाद बच्चों जो डिस्कस करने वाला पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखने वाला, वो है पेज नंबर 13 पे। उसमें बताया गया काउंसलिंग की प्रक्रिया। सो काउंसलिंग किस प्रकार से होगी इसके बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे उन्होंने बताया गया है कि काउंसलिंग के 2 राउंड्स होंगे जो ऑनलाइन है, पहले फर्स्ट एंड सेकंड। सो प्रथम और द्वितीय चक्र में संपन्न की जाएगी, 2 राउंड्स किए जाएंगे, राइट। फर्स्ट राउंड में जिस बच्चे को सीट मिल जाती है, राइट, और उन फर्स्ट राउंड में जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ये क्या कहता है यहाँ पे, फर्स्ट राउंड में जिस बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है और फर्स्ट राउंड में उसको सीट नहीं मिलती और वो सेकंड राउंड में दोबारा अप्लाई करता है, तो उसको सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उसको रजिस्टर करवाने की ज़रूरत है। क्लियर है। सेकंड है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हो, रीशफल की ऑप्शन देके, रीशफल जैसे हम फ्लोट की बात करते हैं, जैसे हम स्लाइड की बात करते हैं, वैसे ही यहाँ पे रीशफल वर्ड यूज़ किया गया। अगर हम रीशफल, यानी कि रीशफल का क्या मतलब है कि मान लो आपने 15 चॉइसेस फिल की, आपको 15th चॉइस मिल गई या 10th चॉइस मिल गई। अब नेक्स्ट राउंड में आप चाहते हो कि इसके हायर चॉइस में से अगर कोई मिल जाए तो हम अपनी सीट छोड़ के वहाँ चले जाएंगे, तो वो पॉसिबल है। तब भी आपको सिक्योरिटी अमाउंट दोबारा से डिपॉजिट नहीं करना, आप रीशफल फैसिलिटी यूज़ करते हो। अगर आपको सेकेंड राउंड में नई सीट मिल जाती है, अगर आपको सेकेंड राउंड में नई सीट मिल जाती है, तो क्या होगा कि आपकी जो फर्स्ट राउंड वाली अलॉटेड सीट थी वो किसी और बच्चे को मिल जाएगी। आप फर्स्ट राउंड वाली सीट पे दोबारा क्लेम नहीं रख सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी मेरे को सेकंड राउंड में अपग्रेड होके मिल गई लेकिन मैं फर्स्ट राउंड वाली लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट राउंड वाली सीट आपकी ऑलरेडी किसी और बच्चे को दे दी जा चुकी है, राइट। इसके बाद हमने येलो में मार्क किया है। येलो में क्या है, ये वाला पार्ट, ऐसे स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट राउंड की जो सीट है वो मिल जाती है और वो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं और सेकेंड राउंड में भी उन्हें फर्स्ट राउंड वाली सीट ही कंटिन्यू होती है, दोबारा अलॉट होती है। अगर फर्स्ट राउंड वाली सीट ही दोबारा अलॉट हो जाती है तो उन्हें सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के बाद दोबारा से पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। तो उनको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, उनको दोबारा से कॉलेज विजिट करके अपना सारा का सारा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ करनी होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करते तो उस सीट को कैंसिल माना जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हर स्टेट में नहीं होता। अगर आप फर्स्ट राउंड के बाद सेकंड राउंड में रीशफल की ऑप्शन लगाते हैं और सेकंड राउंड में आपको दोबारा से सेम सीट मिल जाती है, देखो यहाँ पे उन्होंने कहा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भी उन्हें प्रथम चक्र के अवंकित सीट ही पुनः अवॉर्ड कर दी जाती है, दोबारा से आपको वही सेम सीट मिल जाती है, तब भी आपको दोबारा से जाके फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ेंगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने याद रखना है अपना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर है बच्चों। इसके बाद फिर मॉपअप राउंड है और स्पॉट राउंड है। मॉपअप राउंड में आपको अगर पार्टिसिपेट करना है तो 1000 रुपीज़ से दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा, राइट, और ये अनिवार्य होगा, ये दोबारा से रजिस्टर करना कंपलसरी होगा। जो पुराने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी सिक्योरिटी अमाउंट ऑलरेडी जमा है और उन्हें कोई सीट नहीं मिली है, तो उन्हें सिर्फ अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन अमाउंट दोबारा करना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करनी पड़ेगी। उनका सिक्योरिटी अमाउंट पुराना कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर आपने पहले सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करवाया था या अगर आपने कोई सीट ले ली थी और छोड़ी और सिक्योरिटी अमाउंट आप रिफंड करवा चुके हो, तो आपको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट करवाना पड़ेगा, राइट। और मॉपअप राउंड में कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मॉपअप राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी, कोई भी सीट नहीं मिली थी। अगर आपको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कोई सीट मिल गई थी तो फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट है जिन बच्चों को नीट यूजी 2020 की प्रथम या द्वितीय काउंसलिंग के टाइम पे कोई सीट मिल गई थी और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, वो मॉपअप राउंड के हेतु आर्य नहीं होंगे, वो मॉकअप में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जो हम ऑलरेडी डिस्कस
कर चुके हैं। और इसके बाद क्या होगा कि इसके बाद जो लास्ट राउंड होगा वो होगा ऑन द स्पॉट राउंड, जिसके बारे में बाद में बताया जाएगा, जो कि फिजिकल काउंसलिंग राउंड होगा। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि आप जो है वो आपने जो अमाउंट पे करना है वो किसके नाम पे करना है। जैसे डायरेक्टर जनरल मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यूपी पेएबल एट लखनऊ, इस नाम पे आपका ड्राफ्ट बनेगा 2 लाख का या 1 लाख का या 30,000 का, जितना भी आपका अमाउंट बन जाता है। इस अमाउंट को कैश में नहीं करवाया जा सकता, इसका डिमांड ड्राफ्ट ही आपको बनवाना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे यूपी की काउंसलिंग को लेकर के जो अभी तक आया है। अभी काउंसलिंग जो है वो रजिस्ट्रेशन 5th से एक्सपेक्टेड है स्टार्ट होने की। तो आई होप ये वीडियो आप बच्चों को यूज़फुल लगा होगा। आपके जो कॉमन डाउट्स हैं, आपकी जो कॉमन क्वेरीज़ हैं वो आपकी क्लियर हुई होंगी। फिर भी हम लोग आपको बोलेंगे, हम आपको रेकमेंड करेंगे, आई विल सजेस्ट कि आप लोग जो है इसको डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आप लोग जो है वो हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। हम लोग जो है कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी रिवर्ट कर सकें और आपको जितनी बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन दे सकें। क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ। ये किसके लिए है? जो यूपी के स्टेट कोटा की सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में 85%, उसमें यूपी डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए। और जो यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें यूपी के डोमिसाइल एंड नॉन यूपी के डोमिसाइल दोनों तरह के बच्चों के लिए, यानी कि ऑल इंडिया के बच्चों के लिए ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और काउंसलिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन किया गया है फॉर MBBS एडमिशंस इन 2020, राइट? So thank you so much for listening patiently. I hope this has been helpful to you. So this is Tejpreet Singh from Y School. Good luck students. Thank you.